हेलो दोस्तों, मैं सुमित प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। और कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था हमारा केपलर ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे दाब, प्रेशर। तो दाब के बारे में पहले पढ़ते हैं, जाके समझते हैं जाके प्रेशर क्या है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं। पी मतलब प्रेशर, पी बराबर एफ, एफ मतलब फोर्स यानी बल, और ए क्या हो जाएगा? एरिया, क्षेत्रफल। तो ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका फोर्स पढ़ चुके हैं, एरिया पढ़ चुके हैं। तो पी बराबर एफ अपॉन ए। तो ये किसका मात्रा, वो किसका हो जाएगा फार्मूला? दाब का। अब दाब का मात्रक क्या होता है? फोर्स का मात्रक हम पढ़ चुके हैं न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? पास्कल। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे जाके? हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। तो किसका मात्रक होता है? दाब का। दाब एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशियाँ और सदिश राशि हम लोग बताए थे शुरू में, आप लोग डिस्कस किए थे। वे राशियाँ जिसमें क्या हो, परिमाण एवं दिशा दोनों, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिसमें परिमाण तो हो पर दिशा ना हो, वो क्या कहलाएंगे? अदिश राशियाँ। तो ये कैसी है? दाब अदिश राशि है। विमीय सूत्र की बात करते हैं तो ML-1T-2 विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है? ये लोग पिछली क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। अभी निकालने की बात की जाए तो बल का होता है MLT-2 अपॉन एरिया होगा जाके लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये L ऊपर जाएगा, तो ML-1T-2 ये आपका आ जाएगा किसका? दाब का विमीय सूत्र। अब बात करते हैं द्रवों में दाब। द्रवों मतलब जैसे जल है या मान लो और कोई लिक्विड है, तो उसमें दाब की बात करते हैं जाके। प्रेशर इन लिक्विड। अब देखिए, द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव के कारण दाब उस बिंदु की गहराई, किसकी? जिस बिंदु पर दाब लग रहा है। मान लीजिए एक मिनट के लिए, जैसे ये है आपका कोई बर्तन है, मान लीजिए एक मिनट के लिए। अब इसमें ये दाब, ये आपका कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड के क्या है? ये मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है। तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब उस बिंदु की गहराई यहाँ ऊपर से काउंट करेंगे h, गहराई तथा द्रव के घनत्व, उसका कुछ घनत्व होगा जाके। जैसे मान लीजिए यहाँ जल भरा जाएगा तो उसका कुछ घनत्व होगा जाके, या कोई भी चीज़ भरी जाएगी तो उसका एक घनत्व होगा जाके ना। और क्या? गुरुत्वीकरण। गुरुत्वीकरण तो आप जानते ही हैं, जी पढ़ चुके हम लोग, लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं। जी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ये आपका बना जाके P मतलब प्रेशर। और ये किसके लिए है? ये द्रवों के लिए है, कोई भी लिक्विड के लिए है। प्रेशर बराबर H यानी कि उसकी क्या कहते हैं? गहराई। इसके बाद D यानी कि उसका द्रव का जो भरा हुआ उसका घनत्व, और G गुरुत्वीकरण। तो ये आपका बन जाएगा द्रवों में दाब के लिए फार्मूला बन गया जाके। अब द्रवों के दाब का नियम समझ लेते हैं क्या है। तो जैसे स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदु, क्षैतिज तल मतलब जैसे ये मान लीजिए आपका ये है, द्रव भरा हुआ है, स्थिर है। इस पर क्या होगा? जितने भी बिंदु होंगे जाके, सभी पर क्या होगा? दाब समान लगेगा जाके। यानी यहाँ पर जो भी बिंदु होगा जाके, यहाँ पर भी दाब बराबर होगा, यहाँ पर भी बराबर होगा, यहाँ पर भी सब क्या होंगे? दाब पूर्णतः आपस में बराबर होंगे। तो स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है जाके? सदैव बराबर रहता है, समान लगता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में लगता है। प्रत्येक दिशा का मतलब जैसे यहाँ पर कोई अगर वस्तु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ पर दाब क्या लगेगा? प्रत्येक दिशा, ऊपर भी लगेगा जाके, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, नीचे भी लगेगा। तो यानी क्या? दाब प्रत्येक दिशा में क्या लगता है? बराबर लगता है। अब देखिए, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। जैसे ये देखिए, जो कहना चाह रहा है इसमें आप फार्मूलाज दे सकते हैं कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल ये होगा जाके, जहाँ तक मान लीजिए आपका पानी भरा हुआ है, ये स्वतंत्र तल होगा जाके। यहाँ से जो गहराई है, मैंने बताया था h होगा जाके। अब इसके देखिए P क्या है? इसके h के समानुपाती है कि नहीं है? अगर हम मान लें कि घनत्व और G दोनों, ये मान लीजिए कि एक नियतांक है, या मान लीजिए कि स्थिर है, तो ये किसका इसके समानुपाती हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? P प्रोपोर्शनल टू H हो जाएगा। तो यानी कि जो दाब होता है ये इसके ऊंचाई के समानुपाती होता है। यानी कि जितना नीचे जाओगे उतना दाब बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना नीचे जाओगे उतनी क्या होगी? H बढ़ता जाएगा। मान लीजिए हम 100 मीटर गए,
तो एच क्या बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अगर मान ली 1 मीटर गए समुद्र तल में गहराई में, तो वहाँ पर क्या होगा, एच कम होगा जाके, तो दाब क्या होगा, कम होगा जाके, यानी जैसे जैसे नीचे जाओगे वहाँ दाब क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो गहराई के समानुपाती होता है, यानी गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, दाब बढ़ता है जाके। इतना समझ में आ गया। अब द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। देखिए ये देखिए, ये डी है, इसके समानुपाती है कि नहीं है, तो द्रव का दाब क्या है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है जाके। तो द्रव के दाब के नियम ये आपके हो गए चारों। ओके, आपका देखिए दाब, प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कोई बल लगाया जाता है, तो बल लगने वाले बल को, लंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, यानी P बराबर F/A। अब यहाँ से देखिए कितने सारे सवाल बनते हैं, करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी बोलेगा, सब नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम समझाते हैं इसी से दाब से कितने सवाल बनते हैं आपके। यहाँ से देखिए समझते हैं। जैसे आपसे बोल देगा जाके, एक पैर पे खड़े रहने की अपेक्षा, जैसे मान लीजिए दलदल में होता है, ठीक है, दलदल में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो बोलते हैं हाथ पैर कम मारने चाहिए और लेट जाना चाहिए। लेटने से क्या होगा जाके, जैसे व्यक्ति लेट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कम। अब जैसे अब मान लीजिए बात करते हैं सेकेंड नंबर पे। जैसे क्या होता है कि जब बरसात में खेतों की जुताई होती है तो देखना ट्रैक्टर के साथ में, ट्रैक्टर के जो पहिए होते हैं उसके साथ में एक और चीज़ बांध देते हैं, बगल में साइड में एक पहिया टाइप का बांध देते हैं। तो क्यों बांधते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा जाके तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा तो गाड़ी क्या होगी, धंसेगी नहीं। समझ में आया। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसी में हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ कभी कोई पूछते हैं कि नाखून से मतलब जैसे कील है, कील की जो आगे वाली, जैसे कि कील मान लीजिए बना दी हमने, ठीक है, इसकी जो अगली सतह होती है नुकीली होती है, ये मान लीजिए आपकी कील है, इसकी अगली सतह क्या होती है, नुकीली होती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। जब एरिया कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर अधिक लगेगा जाके, प्रेशर अधिक लगेगा जाके तो अपने आप कील क्या जाएगी, अंदर जाएगी। अगर मान लो एरिया बढ़ा देंगे जाके तो प्रेशर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि एरिया बढ़ाने से क्या हो जाएगा, प्रेशर का वैल्यू, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, अब जैसे कील वाला एग्जांपल हो गया। फोर्थ नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, अब जैसे पूछ देता है सवाल एक कि एक व्यक्ति अगर कोई एक पैर पे खड़ा है, तब पृथ्वी पर दबाव ज़्यादा लगेगा कि दोनों पैर पे खड़ा तब पृथ्वी पर ज़्यादा दबाव लगेगा। अब बताइएगा जरा, एक पैर पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका एरिया कम होगा कि नहीं होगा, पृथ्वी पर एरिया कम लगेगा नहीं लगेगा। तो जब एरिया कम लगेगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। तो जब व्यक्ति एक पैर पे खड़ा होगा जाके तो क्या है, वो पृथ्वी पर दबाव ज़्यादा डालेगा अपेक्षाकृत दोनों पैर पे खड़े होने के। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे जाके, जैसे जिसमें एरिया आपका कम हो रहा होगा जाके उसमें अपने आप क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा जाके, यानी दाब वहाँ पे अच्छे से काम करेगा। और अगर एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं, जैसे रेतीली ज़मीन पे है, तो जैसे जो लड़कियाँ नहीं होती एड़ी वाले, वो ऊंची एड़ी वाले जो सैंडल होते हैं वो पहन के चलती हैं। तो जब आप रेतीली ज़मीन पे ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहन के चलेंगे जाके तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई दाब ज़्यादा हो जाएगा, एरिया कम रहेगा तो दाब ज़्यादा हो जाएगा, दाब की वजह से क्या हो जाएगा, वो सैंडलें उसमें धंसेंगी जाके। और अगर भाई चौड़ी, मतलब चौड़ी जो है जिसका तला हो, अगर वो जूते पहनेंगे तो चलने में आसानी रहेगी। क्यों है सब है, दाब की वजह से। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए आराम से, पहले ही नोट कर चुके होंगे जाके आप लोग। ओके, हम लोग बात करते हैं द्रव दाब के नियम के बाद अगला आता है हम लोग का द्रव दाब संबंधित पास्कल के नियम। पास्कल ने द्रव के दाब संबंधित कितने 3 नियम दिए थे, तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो प्रथम नियम में ये बोला था पास्कल ने, यदि गुरुत्वीय प्रभाव का मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जाके, गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो, देखिए हम लोगों ने फार्मूला जो इससे पहले डिस्कस किया था, P बराबर HDG था, जहाँ P क्या था, प्रेशर है, सॉरी P क्या है, प्रेशर, H क्या है, हाइट ऊंचाई या गहराई, और D क्या है यहाँ पे घनत्व, और G क्या था, गुरुत्वीय त्वरण। तो यही गुरुत्वीय प्रभाव,
इसे क्या कह रहा है, गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन का मतलब ये है कि द्रव हिल डुल नहीं रहा है की अवस्था में प्रत्येक बिंदु पर समान दाब काम करेगा। यानी ऊपर से लेके नीचे तक क्या होगा जाके, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये पात्र है, अब इसमें क्या है कि कोई द्रव भरा हुआ है। अब यहाँ पे जी को क्या कर लिया गया, निगढ़ मान लिया गया, यानी शून्य मान लिया जाए 1 मिनट के लिए। तो जब शून्य मान लिया जाएगा तो दाब क्या होगा, ऊपर भी बराबर होगा नीचे भी बराबर होगा। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे नीचे आएंगे दाब क्या जाता है, बढ़ता जाता है जाके। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जी को क्या कर लिया है, शून्य मान लिया है। तो दाब क्या होगा, जब ऊपर से लेकर नीचे तक जो है समान रहेगा। ये बोल रहा है प्रथम नियम। कह रहे यदि गुरुत्वीय प्रभाव को प्रभावित कर दिया जाए, प्रभावित करने का मतलब क्या है, नगण्य नहीं मानना है। प्रभावित कर दिया जाए तो गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब बढ़ेगा। जो भी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस करे थे, गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, दाब बढ़ता है जाके। क्योंकि समान गहराई पर द्रव दाब समान होता है जाके, मतलब समान गहराई पे द्रव दाब समान होता है जाके। यहाँ पर दाब समान होगा, यहाँ पर समान होगा, यहाँ पर समान होगा, यहाँ पर समान होगा। ओके, तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो जी को नगण्य मान लिया जाए तो फिर गहराई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि अगर जी को नगण्य मान लिया जाए तो फिर गहराई से कोई मतलब नहीं, कितने भी गहराई में जाओ दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जी को प्रभावित कर दिया जाए तो एच पर डिपेंड कर रहा है जाएगा पूरा। ओके, ये हो गया। सेकेंड नियम में कह रहा है किसी पात्र में बंद द्रव के किसी भाग पर जब कोई बाहर दाब आरोपित होता है, यानी कि अगर कोई पात्र में मान लीजिए जैसे यही पात्र है, इसमें क्या है कि आपका पानी भरा हुआ है। अगर किसी पात्र में पानी भरा हुआ है, इसमें मान लो बाहर से हम कोई दाब डाल रहे हैं, यहाँ से कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो जब यहाँ से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो इसका ये कहने का मतलब है यह बिना किसी ह्रास के, मतलब कोई भी दाब में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, जाके कमी नहीं होगी जाके। दाब जितना लगा रहे हैं, अगर हम मान लो यहाँ से 10 पास्कल का दाब लगा रहे हैं तो पानी के ऊपर 10 पास्कल का ही दाब लगेगा, कोई हानि नहीं होगी जाके। बिना हानि के वो सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है जाके। यानी किसी एक बिंदु पर भी लगाएंगे तब भी वो क्या होगा, सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करेगा जाके। द्वितीय नियम बोल रहा है ये। अब तृतीय नियम की बात करते हैं। बर्तन या किसी पात्र का आकार द्रव दाब को प्रभावित नहीं करता जाके। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देगा जाके कि मान लीजिए कोई बर्तन आपका गोलाकार है, कोई किसी प्रकार का है, कोई किसी प्रकार का, कोई बेलनाकार है, तो बोल देगा कि उसमें बताइए दाब में कोई प्रभाव पड़ेगा, तो दाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आकार का, किसके आकार का, जो पात्र है जिसमें क्या है द्रव भरा गया हो, द्रव किसी न किसी पात्र में भरा होगा जाके। क्योंकि ऐसे तो द्रव एक साथ मतलब अगर मान लीजिए कहीं पर डाला जाएगा तो बिना किसी पात्र के वो रुकेगा ही नहीं। तो जिस पात्र में अगर द्रव रखा जाएगा तो उसके आकार पर द्रव दाब निर्भर नहीं करता जाएगा। आकार से कोई मतलब नहीं, आकार से मतलब यहाँ आयतन से है। आकार का मतलब सीधा सीधा यहाँ आयतन से, यानी कि आयतन पर भी द्रव दाब नहीं निर्भर करता है। अगर पूछ देगा जाके कि द्रव का जो दाब होता है किस पर निर्भर करता है, तो घनत्व पर, गुरुत्वीय प्रभाव यानी गुरुत्वीय त्वरण पर, एच उसकी गहराई समुद्र तल से, सॉरी उसकी जो क्या कहते हैं अपने स्वतंत्र तल है, स्वतंत्र से कितनी गहराई पे है इस पर निर्भर करता है जाके। लेकिन क्या है, आयतन पर निर्भर नहीं करता जाके। तृतीय नियम ये कहता है पास्कल का। अब सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मान लीजिए एग्जाम हॉल में यही पूछेगा ये आपसे कि हाइड्रोलिक प्रेस आपको ये दे देगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट दे देगा, हाइड्रोलिक ब्रेक दे देगा, पूछ देगा आदि किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, किसके नियम पर कार्य करते हैं। तो आदि क्या करते हैं, सभी पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। कौन, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये तीनों किसके नियम पे काम करते हैं, पास्कल के नियम पे काम करते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पूछ देगा डायरेक्ट आपसे सवाल ऐसे ही कि जो क्या कहते हैं द्रव का दाब होता है, जो पात्र होता है जिसमें द्रव भरा होता है, उसके आकार या आयतन पर निर्भर करता है, तो साफ साफ कह देना नहीं निर्भर करता है। ओके, किस पर निर्भर करता है, एच, एक तो उसकी स्वतंत्र तल से गहराई, डी यानी कि जो पदार्थ भरा उसके घनत्व पे, अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो पदार्थ का दाब क्या होगा उसमें ज़्यादा होगा जाके, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पर। तीन चीज़ों निर्भर करता है। ओके, आ गया समझ में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। हम लोग आगे बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। तो देखिए इसको समझते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं कि वायुमंडल, अच्छा पूछते हैं कि पृथ्वी पे वायुमंडल क्यों उपस्थित है, किस कारण से उपस्थित है। तो हम लोग अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए गुरुत्वाकर्षण,
गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है पृथ्वी, उसके वजह से पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल उपस्थित है, क्योंकि गैसों को क्या है पृथ्वी ने अपनी तरफ खींच रखा है। तो वायुमंडल क्यों उपस्थित है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ओके, वायुमंडल में उपस्थित वायु हम सभी पर क्या करती है, हम सभी पर दबाव डालती है। वायुमंडल में उपस्थित वायु हम सभी पर क्या करती है, एक दबाव डालती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु द्वारा जो हम लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, दाब डाला जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। अब वायु दाब के मात्रक यानी वायुमंडलीय दाब के मात्रक के समझ लेते हैं। 1 पास्कल, ये तो लोग पहले पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर मीटर जो दाब का होता है वही इसका हो जाएगा। एक बार बराबर होता है जाके 10⁵ पास्कल। अगर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा जाके वहाँ पर कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, तो उसमें वहाँ आपको दे रखा होगा बार ऑप्शन में। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होगा जाके, बार भी हो जाएगा, मिली बार भी होता है जाके, टॉर भी होता है। तीनों वायुमंडलीय दाब के मात्रक हैं, ठीक है। अब 1 बार बराबर क्या होता है, 10⁵ पास्कल, और 1 मिली बार बराबर क्या होता है, 10⁻² पास्कल, और 1 टॉर बराबर क्या होता है, 1.338 पास्कल। ये आपके वायुमंडलीय दाब के मात्रक हो गए जाके। वहाँ पर डायरेक्ट आपसे सवाल जो देगा जाके, अगर वहाँ पर मोस्टली इसके चांस रहते हैं बार के। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, बार। अब बात करते हैं आगे नीचे हम लोग। वायुमंडल हम लोगों पर हमेशा कितना, 16,000 किलो का दाब डालती है, फिर भी हम उसे क्यों फील नहीं कर पाते, यानी अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खून और अन्य कारक, जैसे शरीर के अंदर क्या खून है, ब्लड है, और अन्य जो कारक हैं वो शरीर के अंदर से बाहर दबाव डालते हैं। यानी कि वायुमंडलीय दाब क्या कर रहा है, ऊपर से अंदर की ओर दबाव डाल रहा है, और वो अंदर से बाहर की ओर दबाव डाल रहे हैं, खून और अन्य कारक जो हैं, जिसके कारण क्या होगा, वायुमंडलीय दाब को संतुलन रखते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब संतुलित रहता है। भाई एक दबाव ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो वो संतुलित अवस्था में रहेगा। यहाँ तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक तो आपसे इसमें जो मेन जो चीज़ है, जैसे ये इसके मात्रक पूछ लेगा जाके। सेकेंड क्या है कि पूछ लेगा जाके कि वायुमंडलीय दाब को संतुलित कौन रखता है, तो खून और अन्य कारक जो शरीर के अंदर होते हैं वो क्या है, वायुमंडलीय दाब को संतुलित रखते हैं। थर्ड ये पूछ देगा जाके कि वायुमंडल, पृथ्वी वायुमंडल क्यों उपस्थित है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब बात करते हैं अगला, यहाँ से तीनों सवाल बन सकते हैं आपसे। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, पहले तो डायरेक्ट यही पूछ देगा आपसे कि पहाड़ों पे खाना बनाने में कठिनाई होती है क्या, ठीक है, मतलब धरातल की अपेक्षा। अब उसमें क्यों होती है, देखिए, क्योंकि पहाड़ जब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पे क्या होता है, आप जान रहे हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे वहाँ वायु क्या हो जाती है, कम होती जाती हैं। जैसे आप बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगी, वायु बहुत कम रहती है। तो जब वायु कम हो जाएगी तो वायुमंडलीय दाब अपने आप कम होगा, नहीं होगा जाके। जब वायुमंडलीय दाब के घटने पर क्या होता है जाके, कि जो पानी होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने वाला जो बिंदु होता है वो घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा जाके, मान लो जाके कि जैसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबल रहा था, बॉयल हो रहा था, वाष्पित हो रहा था जाके, अब वो क्या आ जाएगा, घट के मान लो 80 आ गया, या मान लो कुछ भी आ गया जाके, इनकेस मान लेते हैं हम लोग। तो जब क्या कि पानी अब क्या हो पा रहा कि हल्का ही गर्म हो पा रहा, उतने में क्या हो जाएगा, वो क्या है, बॉयल होने लगेगा, यानी उड़ने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा। उसके बाद जब कम पानी गर्म हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे जाके, फिलहाल गुप्त ऊष्मा क्या होता है जाके। तो जब पानी गर्म हो पा रहा और बॉयल हो जा रहा तो उसके बाद बॉयल हो जा रहा और उड़ जा रहा, वाष्पीकृत हो जा रहा, तो जाहिर सी बात है खाना बनाने में कठिनाई आएगी, नहीं आएगी जाके, क्योंकि पानी को क्या चाहिए कि अच्छा टेम्परेचर पे जब बॉयल होगा जाके तब खाना अच्छे से बनता जाएगा। अगर ये मान लो कम टेम्परेचर पे कहीं बॉयल होने लगा जाके तो फिर क्या हो जाएगा, खाना बनने में कठिनाई होगी जाके। तो पहाड़ों पर खाना बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है, पहला तो ये हो गया जाके। सेकेंड, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसाव। स्याही का रिसाव देखिए क्या होता है कि जैसे आप कोई भी पेन है, कुछ भी है, तो उस पर क्या है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है इस पर। जैसे मान लीजिए कोई भी आप पेन लेते हैं तो उसके ऊपर देखिएगा आप, जो ओपन रहता है, खुला रहता है भाग, तो वायुमंडलीय दाब काम कर रहा होता है। जब हम लोग क्या करेंगे कि एरोप्लेन पे जाएंगे तो ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है कि वहाँ वायु की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है जहाँ वहाँ पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो, पानी वो स्याही जो है बाहर की ओर फेंक देता है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलना, अभी हम आपको बताए थे कि वायुमंडलीय दाब को कौन संतुलित कर रहा है, ब्लड संतुलित कर रहा है। अब ये बताइए कि अगर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, जैसे ये एक चीज़ है,
ये मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ये वायुमंडलीय दाब ऊपर से लग रहा है और नीचे से ब्लड और अन्य कारक दबाव डाल रहे हैं जाके। जब हम ऊपर जाएंगे जाके तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, जब वायुमंडलीय दाब कम होगा जाके तो ब्लड और ये चीज़ें ऊपर की ओर पुश होंगी कि नहीं होगी, यानी शरीर से बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे जाके। तो ब्लड क्या होता है जाके, खून निकलने लगता है नाक से, कब, जब वायुमंडलीय जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं जाके। तो यहाँ तक क्लियर होगा जाके इतनी सारी चीज़ें वायुमंडलीय दाब से। अब यहाँ से जो हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, तो पहले तो ये मात्रक वाला बन जाएगा, दूसरे ये तीनों पॉइंट जो है ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है तीनों, फिर ये है कि वायुमंडल क्यों है, कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, फिर चौथा ये है कि वायुमंडलीय दाब को संतुलित कौन करता है, तो ब्लड और अन्य कारक शरीर के जो होते हैं वो वायुमंडलीय दाब को संतुलित करते हैं। इतना हो गया, नोट कर लीजिए इसको आराम से। हम लोग उसके आगे बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापते कैसे हैं। तो पहले हमको बताया इसको बैरोमीटर से नापते हैं, किससे, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर को टॉर्सेली के प्रमेय के प्रयोग के आधार पर बनाया गया। किसके, अगर ये पूछा जाए कि बैरोमीटर किसके प्रमेय के आधार पर कार्य करता है, तो टॉर्सेली के प्रमेय के आधार पर कार्य करता है। और इसका निर्माण किसने किया था, तो फोर्टीन ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था, किसका, बैरोमीटर का। तो वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। किसके प्रमेय के आधार पर ये कार्य करता है, तो टॉर्सेली के प्रमेय के आधार पर कार्य करता है। किसने बनाया था, तो फोर्टीन ने बनाया था। ओके, अब वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम जिसने की थी वो वान ग्यूरिक नाम का व्यक्ति था। कौन था, वान ग्यूरिक नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले किसकी, वायुमंडलीय दाब की गणना की थी। जबकि वायुमंडलीय दाब जो बैरोमीटर का निर्माण किसने किया था, फोर्टीन ने किया। तो किसके प्रमेय के आधार पर, टॉर्सेली के प्रमेय के आधार पर। अब बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधित पूर्वानुमान देख लेते हैं जाके। जैसे देखिए बैरोमीटर में क्या होता है, पारा का 76 सेंटीमीटर वाला एक स्तंभ होता है। पारा का क्या होता है, 76 सेंटीमीटर वाला स्तंभ होता है जाके। जब बैरोमीटर का ये जो एक मान लीजिए ऐसे स्तंभ है, कालम है ये, अब इस पर क्या होता है जाके, जैसे 1 2 3 4 5 6 76 कालम बने हुए हैं ऐसे जस्ट। जब बैरोमीटर का पठायक्रम मतलब क्षेत्र से, जैसे पठायक्रम एकाएक नीचे गिरता है, यानी कि अचानक नीचे गिरना स्टार्ट करता है, 76 से 73 74 सॉरी 73 72 जस्ट नीचे गिरना स्टार्ट करता है। जब पठायक्रम एकाएक नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो उसका मतलब होता है आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। तो बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधित पूर्वानुमान की बात कर रहे हैं। तो जब बैरोमीटर का पठायक्रम एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी या तूफान आने की क्या होती है, संभावना होती है। कब होती है, जब एकाएक नीचे गिरे, अचानक नीचे गिरे। जब बैरोमीटर का पठायक्रम धीरे धीरे नीचे गिरे, आराम आराम से, तो वहाँ पर किसकी संभावना होती है, वर्षा होने की संभावना होती है। किसकी, वर्षा होने की। और जब इसका पठायक्रम धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर चढ़ता है, तो क्या होता है, मौसम साफ होने का क्या होता है जाके, संभावना होती है, पूर्वानुमान होता है जाके। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी पसंद आई होगी जाके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।